अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर बॉटनी में हम आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे होम्योस्टेसिस। उसका लेक्चर 1 डिस्कस करेंगे और उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन और होम्योस्टेसिस को डिस्कस करेंगे। ये रिवीजन क्लासेस हैं। अब तक आपका मिड टर्म तक का सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद से जितनी भी क्लासेस होंगी वो रिवीजन की होंगी। होम्योस्टेसिस क्या है, सबसे पहले ये हम डिस्कस करेंगे। होम्योस्टेसिस एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है टू स्टे द सेम, यानी कि सेम इन्वायरमेंट को मेंटेन करना। ये एबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की कि वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, चाहे एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में कितनी भी चेंजेस आ जाएं। सपोज जिस रूम में आप इस वक्त बैठ के क्लास ले रहे हैं वो एक इंटरनल इन्वायरमेंट है। अब इसी इंटरनल इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आ रही हैं, अचानक से लाइट चली जाए तो आप क्लास आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। वायरलेस पे आप क्लास ले रहे हैं वाईफाई का नेटवर्क यूज़ करके, तो लाइट चली गई तो वो भी बंद हो गया। इसी तरह अब आप कुछ एफर्ट्स करेंगे अपनी इस इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, तो क्या करेंगे आप? पहले वाईफाई का नेटवर्क यूज़ कर रहे थे तो आप जो है वो डेटा का नेटवर्क यूज़ करने लग जाएंगे। इस तरह आप क्लास में दोबारा से ऑनलाइन हो जाएंगे। तो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, चाहे एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में कितने भी चेंजेस आ जाएं, उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। एक और एग्जांपल है इसकी कि गर्मियों का मौसम है, टेम्परेचर बहुत हाई है, लाइट चली गई। आप जिस रूम में बैठे हुए थे वो बहुत कूल था, टेम्परेचर वहाँ का लो था, जिसकी वजह से आपको भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। जैसे ही लाइट चली गई तो टेम्परेचर दोबारा से हाई होने लग गया रूम का, आप अपने कंफर्टेबल जोन से दोबारा से डिस्टर्ब हो गए, तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स करेंगे, जनरेटर चलाएंगे और दोबारा से फैन ऑन कर लेंगे। तो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट वो कंडीशन है जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। जैसे कि अगर कोई भी प्लांट है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहता है, पानी में रहता है, तो वो उसकी इन्वायरमेंट कहलाएगी। कोई दूसरा प्लांट है वो टेरेस्ट्रियल में रहता है, मिट्टी में रहता है, वो उसकी हैबिटाट है, तो वो उसकी इन्वायरमेंट कहलाएगी। कोई ऑर्गेनिज्म रहेगा वो उसकी इन्वायरमेंट कहलाती है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं होम्योस्टेसिस में मेंटेन करने के लिए इंटरनल इन्वायरमेंट को, और कुछ लिमिट्स होती हैं कि कौन सा काम किस वक्त तक करना है, किस लिमिट तक करना है। अगर किसी भी काम की जो है वो ज़्यादती हो जाएगी तो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं होम्योस्टेसिस के? तो पहला है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म वाटर और सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करेंगे। अगर कोई भी प्लांट है, आपने उसको बहुत ज़्यादा, उसकी अमाउंट से भी ज़्यादा पानी दे दिया तो उसमें वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो जाएगी। प्लांट क्या करेगा, उसको ओवरकम करने के लिए ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करेगा ताकि वाटर जो है रिलीज हो जाए उसकी बॉडी से। अगर वाटर की शॉर्टेज हो जाए, पानी ना मिले, उसको स्कैरिसिटी हो जाए, तो क्या होगा कि वो अपने स्टोमेटा को क्लोज करेगा ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो और उसके अंदर जितना भी वाटर है वो रिलीज ना हो। तो इस वाटर या सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। एक्सक्रीशन क्या है? बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एक्टिविटीज़ होंगी तो कुछ जो है वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनते हैं और कुछ जो है वो अनयूज़फुल या अनवांटेड होते हैं। तो जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स होंगे उनको यूटिलाइज करके फर्दर एनर्जी हासिल की जाएगी और मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म किया जाएगा। मगर अब जो अनवांटेड और वेस्ट या टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस होंगे उनको बॉडी से रिलीज करना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन। थर्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना टॉलरेबल लिमिट तक। आपने पढ़ा था एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। तो एंजाइम्स का एक टेम्परेचर होता है जिस पे वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस शो करते हैं।
और इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा कि वो एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे। एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे तो फंक्शंस इफेक्ट हो जाएंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी किसी भी ऑर्गेनिजम्स की। अगर टेम्परेचर लो है, उसको एनर्जी ही नहीं मिल रही एंजाइम्स को, तो वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और फंक्शंस नहीं परफॉर्म करेगा। तो कुछ टॉलरेबल लिमिट्स होती है टेम्परेचर की, जिस पे एंजाइम्स अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है वो उसका। फीडबैक सिस्टम किसे कहते हैं? चेक एंड बैलेंस सिस्टम है कि कोई भी काम किस लिमिट तक करना है। सपोज एक एग्जांपल है कि चिप्स खाई आपने, चिप्स में क्या था, जो चिप्स थे उसके वो आपके यूजफुल प्रोडक्ट थे जिसे आपने यूटिलाइज कर लिया, और जो रेपर था उसका वो वेस्ट था, उसको आपने डिस्कार्ड करना है, फेंकना है। अगर आप उसको ना फेंकें, कमरे में ही जमा करना शुरू कर दें, तो बहुत सारे जो है वेस्ट प्रोडक्ट जमा होने लग जाएंगे। एक वक्त आएगा कि स्मेल क्रिएट हो जाएगी और आपके खुद के रहने के लिए भी वो जगह सुटेबल नहीं रहेगी। तो हर ऑर्गेनिजम्स को ये पता होता है कि कौन सा काम किस वक्त करना है, किस लिमिट तक करना है और किस अमाउंट में करना है। तो ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो है वो फीडबैक। कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज होगा तो उसको स्टिमुलस कहेंगे। अब ये स्टिमुलस क्या करेगी, इन्वायरमेंट में जो भी कोई चेंज होगा उसको बताएगी। जैसे कहीं टेम्परेचर बढ़ गया है, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है, विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, तो कोई भी चेंज इन्वायरमेंट में होगा वो स्टिमुलस कहलाएगी। अब इस चेंज को डिटेक्ट कौन करेगा, ये रिसेप्टर्स करेंगे। कोई भी चेंज हो गया एनवायरनमेंट के अंदर, उसको डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद हैं। टेम्परेचर बढ़ गया है तो आपकी बॉडी में स्किन के ऊपर जो है वो रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर्स हैं, जो टेम्परेचर के चेंज को डिटेक्ट कर रहे हैं। डिटेक्ट करके ये मैसेज किसको पहुंचाएंगे, चेंज को डिटेक्ट करके मैसेज ये कंट्रोल सेंटर को पहुंचाएंगे या सेट पॉइंट को पहुंचाएंगे। ये क्या होगा, ये ब्रेन होगा आपका। अब ब्रेन जो है वो इस चेंज को एनालाइज करेगा और कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेगा ताकि इस चेंज से निपटा जा सके। तो ब्रेन क्या करेगा, जो रिस्पॉन्स है उसको इफेक्टर्स तक पहुंचाएगा। रिस्पॉन्स क्या होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया था तो अब ब्रेन मैसेज पहुंचाएगा इफेक्टर्स को कि स्वेट ग्लैंड्स को वो मैसेज पहुंचाया जाए ताकि स्वेटिंग स्टार्ट हो जाए और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। इसी तरह प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट्स में अगर टेम्परेचर हाई हो गया, ज़्यादा हो गया है, तो जो चेंज है टेम्परेचर का वो स्टिमुलस है। इस स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन करेगा, रिसेप्टर्स करेंगे। जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा, कूलिंग इफेक्ट होगी, एवापोरेशन होगा। अब यहाँ पर तो कोई ब्रेन सिस्टम है ही नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर क्या होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन तो नहीं होती प्लांट्स में, केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। तो कुछ हार्मोन्स को ये सिग्नल पहुंचाए जाएंगे। हार्मोन्स क्या हैं, वो इस चेंज को डिटेक्ट करेंगे और इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इफेक्टर्स तक मैसेज जाएगा और फिर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो किया जाएगा। अगर हाई टेम्परेचर हो गया है तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा, और अगर बहुत एक्सेस अमाउंट में ट्रांसपायरेशन हो गई है तो मैसेज पहुंचाया जाएगा कुछ हार्मोन्स को, जैसे एब्सिसिक एसिड वो क्लोज कर देता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा और ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। फीडबैक सिस्टम दो तरह का होता है, एक है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और एक है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होगा कि अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर एक काम इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इसके अगेंस्ट ये इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होगा, अगर एक काम इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इस काम की इंटेंसिटी को या इस काम को मज़ीद इन्हेंस कर देगा और बढ़ा देगा इसकी एक्टिविटी को।
तो ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की एग्जांपल, आप कोई भी फूड खाते हैं तो उसमें क्या है, ग्लूकोज मौजूद है। अब ये ग्लूकोज जो है वो जब ब्रेक होगा तो आपके ब्लड में शामिल हो जाएगा। तो ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा तो ये ब्लड का जब ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा तो पैनक्रियाज से जो है वो एक मैसेज जाएगा कि भाई इंसुलिन को सिक्रीट करें। इंसुलिन क्या करेगा, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद ये लीवर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो जो लेवल था ब्लड का ग्लूकोज का, अगर वो ब्लड में हाई था तो इंसुलिन ने क्या किया, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रिड्यूस कर दिया। तो अगर एक काम इस डायरेक्शन में हो रहा था और उसको कम कर दिया गया, दूसरी डायरेक्शन में हो गया, तो ये नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ये एक ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर ये ब्लड वेसल रप्चर हो जाए तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होंगे बॉडी के अंदर। तो इन ब्लड के अंदर क्या होगा, प्लेटिलेट्स मौजूद हैं। एक प्लेटिलेट्स यहाँ के मौजूद होगा, जमा होना शुरू होगा। इसके साथ ये कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे ताकि वो दूसरे प्लेटिलेट्स को भी जमा करने यहाँ पर आकर जमा करने लगे। फिर एक वक्त आएगा कि ये जो कट लगा था ब्लड वेसल्स के अंदर ये ब्लॉक हो जाएगा और ब्लड जो है वो उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो क्या हो गया, ये एक प्लेटिलेट्स आया, उसने ब्लड यहाँ पर ठहरना शुरू किया, फिर दूसरे प्लेटिलेट्स को जाके एग्रीगेट किया। तो क्या हुआ, ये जो क्लॉटिंग हो रही थी ब्लड की उसको रोक दिया, इन्हेंस कर दिया। तो ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के एग्जाम्पल है। ऑस्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं, मेंटेन करना बैलेंस वाटर या सोल्यूट का। इससे पहले अब हम ऑस्मोसिस को डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट है वाटर के मॉलिक्यूल्स की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और कैसे होगी मूवमेंट, ये हाई से लो कंसंट्रेशन पर। ब्लू कलर से जो शो कर रहे हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं ये शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो मेम्ब्रेन नज़र आ रही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी ये कुछ सब्सटेंसेस को यहाँ से पास आउट होने की इजाज़त देगी जबकि कुछ को नहीं देगी। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। किस तरह मूव करेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यकीनन यहाँ लो कंसंट्रेशन है शुगर की, जब भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली मूव कर रहे हैं अपने हाई रीजन से लेकर। इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। वाटर पोटेंशियल क्या है, ये फ्री एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल्स की। फ्री एनर्जी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की ताकि वो कोई भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, उसे वाटर पोटेंशियल कहते हैं। इसे ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं जिसे साई कहते हैं। वाटर पोटेंशियल में क्या होगा कि वाटर भी हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। एक साइंटिस्ट था, उसका कहना यह था कि वाटर पोटेंशियल जो है वो प्योर वाटर यानी जिसके अंदर किसी भी किस्म का सोल्यूट ऐड ना हो तो उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो होता है। तो जैसे ही अगर उसके अंदर आप सोल्यूट ऐड करते जाएंगे तो उसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ जाता जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल क्या है, फ्री एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल्स की। कहाँ मूव करेगा ये, अपने हाई रीजन से लेकर जहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आज़ाद हों वहाँ से लेकर ये लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट। मूव करेगा हाई वाटर पोटेंशियल से लेकर लो वाटर पोटेंशियल तक। ये एक बीकर है जिसमें वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं मगर कुछ सोल्यूट की भी मॉलिक्यूल्स ऐड हैं। तो यहाँ सोल्यूट जो है वो 40% है जबकि सॉल्वेंट की मिकदार कितनी है, ये 60 है। ये दूसरा बीकर है जिसके अंदर लो वाटर पोटेंशियल है। कैसे भाई,
यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है, जबकि सोलूट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। तो ये इसका सोलूट क्या है, यहाँ पर 60 हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कितने हैं, 40 हैं। तो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ सॉल्वेंट या वाटर कितना है, 60 है, जबकि सोलूट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 40 है। ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, यहाँ जो है वो सोलूट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और सॉल्वेंट यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है। अगर मैं इन दोनों बीकर्स को कनेक्ट कर दूँ और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाऊं, तो मूवमेंट कहाँ होगी वाटर के मॉलिक्यूल्स की, यहाँ जो है वो सोलूट कम है, तो सोलूट जो है इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। मगर कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो, चूंकि ये ज़्यादा थे, तो कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फ्री भी मौजूद हैं। जबकि इस बेकर में क्या है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम है, जबकि सोलूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। तो जितने भी कम ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब के सब वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लेंगे। सोलूट के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अट्रैक्ट करता है वाटर के मॉलिक्यूल्स को। तो मूवमेंट कहाँ से होगी, मूवमेंट हमेशा वाटर पोटेंशियल में, हायर वाटर पोटेंशियल यानी जहाँ फ्री मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, वहाँ से लेकर लो वाटर पोटेंशियल यानी जहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे वहाँ होगी। एक और टर्म है हमारे पास जिसे सोलूट पोटेंशियल कहते हैं। सोलूट पोटेंशियल एक एबिलिटी है किसी भी सॉल्यूशन की कि वो अट्रैक्ट करता है वाटर के मॉलिक्यूल्स को। ये एक बीकर है जिसका लो सोलूट पोटेंशियल है, यानी यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल आज़ाद हैं और सोलूट के मॉलिक्यूल्स कम है। दूसरा बीकर है, यहाँ क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल कम है जबकि सोलूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ कैसे मूवमेंट होगी इन दोनों, अगर बीकर्स को कनेक्ट किया जाए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी बीच में, तो यहाँ जो मूवमेंट होगी हमेशा वो लो सोलूट पोटेंशियल से हाई सोलूट पोटेंशियल पे होगी। क्यों, क्योंकि एबिलिटी है किसी भी सोलूट के मॉलिक्यूल्स की कि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने इनको कैद कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, जोड़ लिया, तो यहाँ तो कुछ मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं कर सकते। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ तो कम मॉलिक्यूल्स थे सोलूट के, तो उन्होंने सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लिया, इनके साथ बॉन्डिंग बना लिया, मगर कुछ तो फ्री में मौजूद है वाटर के मॉलिक्यूल। तो सोलूट पोटेंशियल में हमेशा जो है वो मूवमेंट होगी लो सोलूट पोटेंशियल से हाई सोलूट पोटेंशियल पे, जबकि वाटर पोटेंशियल में मूवमेंट हमेशा वहाँ से होगी जहाँ हाई वाटर पोटेंशियल होगा लो वाटर पोटेंशियल तक। वाटर हमेशा वहीं मूव करता है जहाँ वो फ्री फॉर्म में मौजूद होगा। जहाँ वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, मूवमेंट हमेशा वहीं से ही स्टार्ट होगी। तो यहाँ अगर वाटर के मॉलिक्यूल फ्री फॉर्म में होंगे तो ही तो ये यहाँ जाके मूव करेंगे, ताकि यहाँ पर दूसरे सोलूट के मॉलिक्यूल इनको अट्रैक्ट कर सकें और इनके साथ बॉन्डिंग बना सकें। यहाँ तो कोई फ्री ही नहीं था मॉलिक्यूल, क्योंकि इन सबकी इनके साथ बॉन्डिंग बन गई थी और अट्रैक्ट हो गए थे, ये कैद हो गए थे। तो तीन डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि लो कंसंट्रेशन होगी सोलूट की सॉल्वेंट के मुकाबले में। सोलूट कितना है, यहाँ 40 है, सॉल्वेंट कितना है, 60 है। एक और सॉल्यूशन है यहाँ हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन होगी सोलूट की सॉल्वेंट के मुकाबले में, तो यहाँ जो है वो सोलूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट यानी वाटर के मॉलिक्यूल कम होंगे। इस वाले में क्या है कि यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और सोलूट कम है। कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, अगर सोलूट को सॉल्वेंट से डिवाइड कर दें तो कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ मूवमेंट कैसे होगी, अगर इन दोनों बीकर्स को कनेक्ट कर दें तो मूवमेंट जो है वो हमेशा याद रखिएगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगी। मूवमेंट हमेशा वहीं से होती है जहाँ वाटर के मॉलिक्यूल फ्री फॉर्म में मौजूद होते हैं,
तो यहाँ चूंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो मूवमेंट यहीं से स्टार्ट होगी और यहाँ पर जाएगी। वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, इजीली मूव करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो मूवमेंट हमेशा हाइपरटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगी, क्योंकि वहाँ वाटर के मॉलिक्यूल फ्री फॉर्म में मौजूद हैं, वो कम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, जबकि हाइपरटोनिक ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो इसलिए मूवमेंट हमेशा वहीं से होगी। आइसोटोनिक, आइसो मतलब सिमिलर, दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो सिमिलर होगी। अगर 50 सोल्यूट्स के मॉलिक्यूल हैं तो सॉल्वेंट के भी कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, जितना पानी आएगा उतना ही पानी वापस जाएगा, तो यहाँ कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी। ये एक बीकर है, अब इसके अंदर जो है वो इस सेल को प्लेस कर दिया है उस सेल में, उस सॉल्यूशन में जो कि क्या है, हाइपरटोनिक है, यानी वहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है सोल्यूट्स की आउटसाइड। तो वाटर कहाँ मूव करेगा? वाटर हमेशा अपनी फ्री एनर्जी की तरफ से मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से मूव करेगा अपनी लो कंसंट्रेशन पर। तो ये वाला जो सोल्यूशन है, इनसाइड जो है वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, ये हाइपरटोनिक है, यहाँ कम है वाटर के मॉलिक्यूल, तो ये यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू कर देंगे। जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो जो सेल है वो लूज़ करने लग जाएगा अपना वाटर और ये श्रिंक होने लग जाएगा। ये एनिमल सेल है, इसने अपना वाटर का कंटेंट लूज़ कर दिया, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मूव कर रहा है, यानी कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो ये वाटर जो है वो लूज़ कर देगा और ये श्रिंक होने लग जाएगा सेल। इसी तरह ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ये एनिमल का सेल था और ये प्लांट का सेल था। श्रिंक हो गया, ये इसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो इसका सेल का अमाउंट है ये श्रिंक होने लग गया क्योंकि वाटर मूव कर रहा है यहाँ से। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि दोनों के पास सिमिलर कंसंट्रेशन है, वाटर की भी और सोल्यूट की भी, तो यहाँ कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी वाटर के मॉलिक्यूल की। अगर वाटर यहाँ जा रहा है तो नहीं वापस आ जाएगा, तो सेम कंडीशन रहेगी सेल की। हाइपोटोनिक डाइल्यूट है, यहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर क्या होगा, यहाँ से मूव करेगा इस डायरेक्शन में, इनसाइड मूव करने लग जाएगा सेल के, इनसाइड मूव करने लग जाएगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सेल पूरा टर्जिड हो जाएगा। एनिमल का सेल है तो ये सेल स्वेल होके ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एडिशनल कवरिंग नहीं मौजूद है जिसे सेल वॉल कहते हैं। तो जब सेल वॉल नहीं है तो ये सेल अपनी शेप मेंटेन नहीं कर पाएगा और एक्सेस अमाउंट वाटर की इनटेक करने की वजह से ये स्वेल होके ब्रस्ट हो जाएगा। जबकि प्लांट सेल में क्या है कि एक एडिशनल लेयर मौजूद है जो कि इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, शेप प्रोवाइड कर रही है। तो अगर वाटर जो है वो आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है, सेल टर्जिट हो जाएगा। तो ये जो सेल में वॉल है इसकी, ये इसको अपना शेप मेंटेन करने में हेल्प करेगी और ये सेल ब्रस्ट नहीं होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन से लेकर लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो सेल क्या होगा, सेल यहाँ पर टर्जिड होने लग जाएगा। इसी तरह आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो नो नेट मूवमेंट होगी वाटर के मॉलिक्यूल्स की, अगर होगी भी तो जितने वाटर के मॉलिक्यूल अंदर आएंगे उतने ही बाहर जाएंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि वाटर की मूवमेंट इनसाइड से आउटसाइड होगी और इस नतीजे में क्या होगा कि सेल श्रिंक होने लग जाएगा। अगर एनिमल का सेल होगा तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वो वाटर अपटेक करके ब्रस्ट हो जाएगा, जबकि प्लांट का सेल नहीं होगा क्योंकि वहाँ सेल वॉल मौजूद है। इसके साथ हम जो टॉपिक अब डिस्कस करेंगे वो है ऑस्मोरेगुलेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर
फ्लावरिंग प्लांट को ऑस्मो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट, जीरोफाइट और हेलोफाइट। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट हैं जो वाटर में रहेंगे, या तो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में होंगे, आज़ाद ना घूमते रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह, या वो पार्शियली सबमर्ज होंगे या वो कंप्लीटली सबमर्ज होंगे। तो इस तरह के प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जो कि वाटर के इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये एक प्लांट है, इसका नाम वुल्फिया है और ये फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में रहेगा वाटर में, यानी ये इसके पास कोई रूट नहीं है, अटैचमेंट का कोई पॉइंट नहीं है, या ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह खुद घूम सकता है। ये दूसरा प्लांट है जो कि जिसका साइंटिफिक नेम निम्फाई और कॉमन नेम इसका वाटर लिली है। इस प्लांट को पार्शियली सबमर्ज कहेंगे, यानी कि ये रूट के साथ तो अटैच है मगर इसकी जो लीव्स हैं वो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में मौजूद है वाटर के ऊपर, तो इस कंडीशन को पार्शियली सबमर्ज कहेंगे। ये हाइड्रीला, ये जो है वो कंप्लीटली सबमर्ज प्लांट है, यानी कि इसके रूट, स्टेम, लीफ हर चीज़ वाटर में मौजूद होगी। तो हाइड्रोफाइट्स को इनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो फ्री फ्लोटिंग है, यानी इनका कोई अटैचमेंट का पॉइंट नहीं है, इजीली मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो ये वुल्फिया है। वुल्फिया को जो है वो सबसे छोटा प्लांट कहा जाता है। जब जितने भी वर्ल्ड में प्लांट्स हैं उनमें सबसे जो स्मॉलेस्ट प्लांट है वो वुल्फिया है। निम्फिया क्या है, ये पार्शियली सबमर्ज है, यानी कि इसकी रूट्स जो हैं वो अटैच हैं सबस्ट्रेटम से, जबकि इसके लीव्स जो हैं वो वाटर में इस तरह मौजूद रहेंगे। हाइड्रीला क्या है, ये कम्प्लीटली सबमर्ज है, यानी कि रूट, स्टेम, लीफ हर चीज़ इसकी वाटर में। हाइड्रोफाइट चूंकि वाटर में रहते हैं तो इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वाटर की शॉर्टेज की। इनके जो लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, उनके पास क्यूटिकल नहीं होती। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है जो कि प्रिवेंट करेगी इनको, तो ये वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे। स्टोमेटा जो है वो इनकी अपर सरफेस पर मौजूद होंगे। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है कि ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे और ट्रांसपायरेशन में हेल्प करेंगे। इन प्लांट्स के अंदर चूंकि ये फ्लॉट कर रहे होते हैं तो कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि इनमें बायोन्सी क्रिएट करते हैं, वो हैं एरेनकाइमा सेल। एरेनकाइमा सेल्स में क्या होता है कि भाई लार्ज एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं और इन लार्ज एयर स्पेसेस की वजह से इनमें बायोन्सी क्रिएट होती है और ये इजीली मूव कर लेते हैं।